हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए और इन्हें किन किन प्रोसेसेस के थ्रू डिस्कवर किया गया। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी मानी गई थी उस टाइम पे। और जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था तब हमें ये ऑलरेडी पता था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमें ये भी पता था कि उन चार्जेस का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट फील्ड्स में कैसा होता है। बट हमें ये नहीं पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसी से ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यही कंट्रीब्यूट करते हैं नेगेटिव चार्ज बनने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ही नेगेटिव चार्ज बनता है। ये हमें उस टाइम पता चला था इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद। हाँ, तो चलिए अब डायरेक्टली इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ट्यूब है और ये जो ट्यूब है ये ग्लास का बना हुआ है और ऊपर के साइड ये जुड़ा हुआ है एक वैक्यूम पंप के साथ। अब जो ये वैक्यूम पंप है ये क्या करता है, ये इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर घटाता है। इसलिए इसके वजह से जो भी ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट है उनका प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाता है लो प्रेशर गैस। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो मेटल स्ट्रैप्स भी लगे हैं और ये दोनों स्ट्रैप्स कनेक्टेड हैं एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, या फिर बोल सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। और जो स्ट्रैप इसके नेगेटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव साइड के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं एनोड। तो अब आपने इसके सेटअप को तो देख लिया, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस ट्यूब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, तो आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों का यही आंसर होगा नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है पास करने का। अब हवा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पास करेगा, उसको तो एक मीडियम चाहिए पास करने के लिए। बट यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ही डिफरेंट थे। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब इस सर्किट को हाई वोल्टेज दिया गया और यहाँ पर एक एम मीटर भी लगा दिया गया, तो ये देखा गया कि उस एम मीटर में कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसका सीधा सा यही मतलब था कि जो सर्किट है उसके थ्रू कंटिन्यूअस करंट पास हो रहा है। तो अब सारे साइंटिस्ट ने ये चीज़ देखी कि ये तो एक ओपन सर्किट है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आखिर यहाँ करंट का फ्लो हो कैसे सकता है। बट वहीं दूसरी तरफ इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद साइंटिस्ट ने इतना तो एज्यूम कर लिया था कि ये जो ओपन रीजन है इसके थ्रू कुछ तो फ्लो कर रहा है। अब या तो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है या फिर कैथोड से एनोड की तरफ, बट कुछ तो फ्लो कर रहा है इनके बीच, जिसके वजह से हमें यहाँ पर सर्किट में करंट का फ्लो देखने को मिल रहा है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी थी साइंटिस्ट को वो थी कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कैथोड और एनोड दोनों का जो मेटल स्ट्रैप था उसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स यानी कि छेद कर दिए और दोनों साइड्स ट्यूब के एंड में जिंक सल्फेट की कोटिंग कर दी, ताकि अगर जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करें तो इस एनोड के पोर्स से कुछ पार्टिकल्स पास होकर इस एरिया में कलेक्ट हो जाएं। और वहीं अगर एनोड से कैथोड की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो इन पोर्स से पास होकर इस एरिया में कलेक्ट हो जाएं, जिससे उन्हें फाइनली ये पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो फिर उन्हें ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो था कि इस कैथोड के साइड तो कोई चेंज नहीं आ रहा था, बट इस एनोड के साइड का जो फ्लोरेसेंट मटेरियल यानी कि जो जिंक सल्फेट था ये ग्लो कर रहा था। अब ये ग्लो क्यों कर रहा था, तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, इसलिए उन पार्टिकल्स का कुछ पार्ट इस होल के थ्रू पास हो जा रहा है और इस फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ जाकर कोलाइड कर रहा है, और इसी के वजह से ये सरफेस हमें ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज जो हम CFL बल्ब्स यूज़ करते हैं और यहाँ तक कि जो ट्यूब वाले टीवीज़ यूज़ करते हैं वो सब भी इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। तो अब चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अब साइंटिस्ट को ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, बट उन्हें तब तक ये नहीं पता था कि क्या फ्लो कर रहा है, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के पार्टिकल्स हैं। बस उन्हें इतना पता था कि कुछ पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ।
तो क्योंकि वो पार्टिकल्स कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहे थे, इसलिए उन्हें नाम दिया गया कैथोड रे। समझे बात को? तो अब जो ये कैथोड रे नाम दिया गया इन पार्टिकल्स को, इन्हें आगे और भी डीपली स्टडी किया गया, इसका बिहेवियर टेस्ट किया गया और उन्होंने पाया कि ये जो कैथोड रे है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, बट इसके पाथ के आसपास अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर ऊपर में अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डाल दें तो ये कैथोड रे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उस साइड जाने के बजाय ये ऊपर के साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस तरह का डिफ्लेक्शन तभी देखा जा सकता है जब वो जो कैथोड रेज हैं वो जिस भी पार्टिकल से बने हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हों, क्योंकि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते तो उनका जो डिफ्लेक्शन है वो इस साइड दिखता, नीचे के साइड। क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो चार्जेस सिमिलर नहीं होते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इसके बाद ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाते हुए और इस कैथोड रे के बारे में और अच्छे से जानने के लिए उन्होंने कुछ और चीज़ें मॉडिफाई करके देखी। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल चेंज कर दिया और फिर उसके बाद उस ट्यूब के अंदर का गैस भी चेंज करके देखा। बट ये दोनों करने के बावजूद भी जो कैथोड रे था उसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं देखने को मिला। तो इससे उन्हें ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं जिन्हें हम आज इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ये मटेरियल या फिर गैस पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि मटेरियल चाहे जो भी हो इलेक्ट्रोड्स का, कैथोड रे का जो बिहेवियर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी के वजह से उन्हें ये भी पता चल गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे एटम्स के बेसिक कंस्टिट्यूएंट हैं, यानी कि जितने भी मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में उनके एटम्स का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है जो कि सारे टाइप्स के एटम्स में बिल्कुल सेम होगा वो है इलेक्ट्रॉन। समझे बात को? तो चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट्स आए उन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट रिजल्ट आया था वो था कि द कैथोड रेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, यानी कि जो कैथोड रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। और सेकंड रिजल्ट आया था कि ये जो कैथोड रेज हैं इन्हें हम ऐसे हवा में मूव करते हुए नहीं देख सकते, बट उनके बिहेवियर के वजह से हम उन्हें एक सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल में ग्लो होता हुआ देख सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड रिजल्ट आया था वो था कि एनोड या कैथोड के बीच के पाथ के आसपास अगर कोई इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड ना प्रेजेंट हो तो वो जो कैथोड रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। और जो फोर्थ रिजल्ट आया था वो था कि जब हम इन कैथोड रेज के पाथ के पास कोई पॉजिटिव चार्ज डालें तो वो अट्रैक्ट होगा उससे, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज डालें तो वो रिपेल होगा उससे। और इसके बाद हमारा जो फिफ्थ और लास्ट रिजल्ट आया था वो था कि कैथोड रेज की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेंगी, और इसी के वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को ही किसी भी मैटर का बेसिक कंस्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।